Hello students, welcome back to our YouTube channel Amazing Physics. Today we shall start the lesson number 10 of 10th Science in हिंदी मीडियम। तो चलिए हम अध्याय 10 शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन। ठीक है, तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और वीडियो पूरा देखें और देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है तब आप क्या करें, लाइक का बटन प्रेस करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इसको शेयर करें। ठीक है, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तु देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम चारों तरफ जब देखते हैं तो एक देखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, प्रकाश है। ठीक है, इस लेसन का जो टॉपिक है वो प्रकाश पे ही पूरा फोकस रहेगा। ठीक है, तो प्रकाश जो है एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने चारों तरफ की जो रंग बिरंगी चीज़ें हैं, ठीक है, या ब्लैक एंड वाइट चीज़ें हैं, उनको देख पाते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। और इसकी टेस्टिंग आप कर सकते हैं अंधेरे कमरे में जब आप जाते हो। ठीक है, तो आप कुछ नहीं देख पाते, जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो तो आपको सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखलाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से पार ट्रांसमिटेड हो जाता है। प्रकाश के संबंध से अनेक सामान्य एवं अद्भुत परिघटनाएं जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, प्रकाश के गुणों का अध्ययन करके इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में जो बातें बताई हैं मैं एक बार उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या इसमें बताया हुआ है। देखिए, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो देखने के लिए जो प्रक्रम होता है, जो क्रिया होती है, उसमें ये होता है कि जो प्रकाश का कोई भी एक सोर्स होगा, एक स्रोत होगा, उससे प्रकाश किसी चीज़ पे अगर गिरता है और वो गिरने के बाद, जैसे मान लिया हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का प्रकाश जो है किसी चीज़ पे गिरता है। जैसे मान लिया किसी भी चीज़ पे गिर रहा है, पत्थर पे गिर रहा है, तो सूर्य का प्रकाश जो पत्थर पे गिरेगा और गिरने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचेगा। ठीक है, हमारी आंखों तक पहुंच जाएगा और हमें ये चीज़ जो है ये दिखाई देगी और हम इसको देख पाते। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इस चीज़ को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ होती है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। तो हमारे चारों तरफ जो हैं बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम प्रकाश के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे दर्पणों द्वारा, जो शीशे होते हैं, जो आईना होता है, जो मिरर होता है, उसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। आप भी अपने बालों को संवारते हैं उसमें देख के। ठीक है, और बरसात के तुरंत बाद जब थोड़ी सी झिरमिर होती है, ठीक है, बरसात की बूंदें पड़ती, पानी की बूंदें जो हैं आसमान से गिरती हैं, तब हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं, आपको रात में तारे टिमटिमाते नज़र आते होंगे। ठीक है, और प्रकाश जो है किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो प्रकाश जो है अपने पाथ से मुड़ जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है। इस तरह की सारी घटनाएं जो हैं ये प्रकाश से रिलेटेड हैं और इनमें हम अपवर्तन या परावर्तन को जोड़ सकते हैं क्योंकि इन्हीं दो प्रक्रियाओं के ऊपर ये सारी घटनाएं आधारित होती हैं। ठीक है, अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशीय घटनाओं को देखकर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करेगा। ठीक है, जैसे मान लिया आप किसी कमरे के कोने पे खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, तो आप जो यहाँ खड़े होकर दूसरे जो दीवार है उसके पीछे की चीज़ों को नहीं देख सकते क्योंकि प्रकाश जो है वो सीधा चलेगा। या तो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, यह नहीं कि आपकी नज़र यूँ मुड़ जाएगी और आप यहाँ जो आदमी खड़ा है उसको देख सकते हैं। ठीक है, आपके सामने
या स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में जो होगा उसको ही आप देख पाएंगे, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है लगभग हम यूँ कह सकते हैं कि सीधी रेखा में चलता है, एक सरल रेखा में यह गति करेगा, ठीक है। यह तथ्य है कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु को तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ को की ओर इंगित करता है, जिसे हम प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि जैसे मान लिया कोई छोटा सा बिंदु स्रोत है, प्रकाश का एक स्रोत है, ठीक है, और इसके सामने कोई भी चीज़ हम रख दें, कोई चीज़ रख देते तो ये इसका प्रकाश जो इस पर गिरेगा तो इसकी एक बड़ी छाया बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसकी शैडो बनेगी। चीज़ कितनी छोटी हो, जैसे ही आप मान लिया इसको नज़दीक लेके आओ, प्रकाश का जो स्रोत है उसको नज़दीक रखोगे उतनी बड़ी छाया इसकी बनेगी, और जितना दूर ले जाओगे उतनी छोटी छाया बनेगी। तो प्रकाश की किरण क्या है, रे ऑफ लाइट क्या है? देखो, रे ऑफ लाइट या प्रकाश की किरण एक इमेजिनरी चीज़ है, एक काल्पनिक चीज़ है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि प्रकाश एक लाइन के साथ चलेगा, उस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। तो ये एक आभासी एक रास्ता है जिसके साथ हम मान लेते हैं कि प्रकाश जो है गमन करेगा, चलेगा, ठीक है। इट इज़ द इमेजिनरी पाथ अलोंग विच द लाइट वुड ट्रैवल, ठीक है। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो उस प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का विवर्तन जो है ये हम बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं। प्रकाश का विवर्तन अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है, ठीक है। कि किसी भी जो सोर्स को अगर हम लें, ठीक है, और उस सोर्स की या उस स्रोत की लाइट किसी भी चीज़ पे गिरती है तो प्रकाश जो है वो, जैसे मान लिया अगर हम देखें तो जो शेडो है वो इतने पोर्शन में होनी चाहिए, लेकिन शेडो जो है इससे ज़्यादा पोर्शन में हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह का जो किसी भी चीज़ के कोनों पे से जो प्रकाश है उसका मुड़ जाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक है। तब वह प्रकाश की जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का प्रयोग करते हैं असफल होने लगती है, ठीक है। तो जो विवर्तन वगैरह जैसे प्रभाव होते हैं इनमें हम जो सरल रेखीय जो व्यवहार होता है प्रकाश का उसको हम कंसीडर नहीं कर पाते, उसको हम नहीं प्रयोग कर पाते, क्योंकि ऐसे केस में इनका प्रयोग करके सरल रेखीय गति जो प्रकाश की होती है उसका प्रयोग करके इस तरह की जो परिघटनाएं होती हैं उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनको हम उनका वर्णन नहीं दे सकते। इनमें हम क्या करते हैं, तरंग प्रकृति, प्रकाश की क्या होती है तरंग प्रकृति, उसका हम आधार मानते हैं। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्राय कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश को की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर के सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया और न ही एक कण। इस नए सिद्धांत प्रकाश के कण संबंधित तथा तरंग प्रकृति के बीच में सामंजस्य स्थापित किया गया। तो देखो बच्चों, प्रकाश को पहले क्या माना जाता था, एक कण या तरंग हम मान सकते थे, ठीक है। तो 1900 सदी में या 1900 में क्या हुआ कि जो मैक्स प्लैंक था उसने अपनी एक थ्योरी दी थी, ठीक है, एक अपना प्रतिपादन किया था। उस प्रतिपादन में ये बताया था कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे टुकड़ों का बना हुआ है, छोटे छोटे पैकेट हैं, ठीक है। उन पैकेट को उस समय पे उसने नाम दिया था फोटोन। क्या नाम दिया था, फोटोन। तो फोटोन क्या है, लाइट का एक पैकेट है, ठीक है। तो लाइट जो है इन फोटोन की फॉर्म में ही चलती है, ठीक है। तो फोटोन जो है वो एक पार्टिकल भी है, एक कण भी है और एक रेडिएशन भी, एक तरंग भी है, ठीक है। तो 1925 में डी ब्रोई एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया कि जो इस दुनिया में सभी चीज़ें, जितनी भी आप चीज़ें देखते हो वो उसका दोहरा चरित्र है, उसकी दो प्रकृति हैं, वो एक तरंग की तरह भी चलती है और एक कण की तरह भी होती है, ठीक है। और उसने ये जो सिद्धांत दिया था इसको बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने इसको
प्रयोगों से सिद्ध भी कर दिया था। ठीक है, तो हर चीज़ का इस दुनिया में दोहरा चरित्र होता है, ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, ये आप बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोग को समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर हमने जो घटनाएं ये पढ़ी हैं, जैसे हम बोल रहे थे कि तारों का टिमटिमाना है, इंद्रधनुष का बनना है। ठीक है, इसमें हम और भी जोड़ सकते हैं, जैसे दर्पण से किस तरह से इमेज बनती। हम चश्मा लगाते तो चश्मे में हमें साफ दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। ठीक है, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो इतनी सुंदर सुंदर हमें क्यों दिखाई देती। इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस लेसन के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रकाश का परावर्तन। इससे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जो है 4 या 5 नंबर का आपसे पूछा जाता है। बोर्ड चाहे कोई भी हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो। ठीक है, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित हैं, आइए इन नियमों को स्मरण करें। ठीक है, तो 8वीं क्लास में आपने प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लिया आपके पास एक सरफेस है, एक सतह है जिसके ऊपर आपने पॉलिश कर रखी बैक पार्ट पे। ठीक है, तो जैसे ही इस पे लाइट की कोई रे गिरेगी, प्रकाश की कोई किरण गिरती है। ठीक है, तो ये जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस तरह से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, उसी मीडियम में, उसी माध्यम में चली जाती है। ठीक है, तो ये जो किरण है इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो गिरती है, जो सरफेस की तरफ आती है, उसको हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, ये क्या होगी, आपतित किरण होगी, आपतित किरण। ठीक है, और ये किरण क्या होगी, ये परावर्तित किरण होगी। इसका परावर्तन हो गया तो ये परावर्तित किरण हो गई, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारा मिरर हो गया, जिसको हम दर्पण बोल रहे हैं, या पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश की हुई सतह है ये। ठीक है, ये जो लाइन हमने खींची है, इधर जो लाइन हमने ऐसे खींची हुई है, ये वाली लाइन। ठीक है, इसको हम कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे, अभिलंब। अभिलंब जो होता है वो मिरर या दर्पण के ऊपर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जो कोण आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण क्या है, जैसे मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। ये किरण क्या है, आपतित किरण है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या डालेंगे, अभिलंब डालेंगे। क्या डालेंगे, अभिलंब। और ये हमारी क्या होगी, परावर्तित किरण होगी। क्या होगी, परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये हमारा अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये कोण जो बनेगा अभिलंब के साथ, अभिलंब जो होता है वो दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये कोण जो होगा, ये कोण क्या होगा, ये आपतन कोण होगा। आपतन कोण क्या है, आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो मैं इनको नाम दे देता हूँ। जैसे ये पॉइंट ए हो गया, और इधर ये पॉइंट जो है, चलो डायग्राम दोबारा बनाते हैं एक बार। जैसे ये आपतित किरण हो गई। ठीक है, और ये हमारा अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया। ठीक है, और ये हमारी परावर्तित किरण हो गई। ये क्या हो गई, परावर्तित किरण। ठीक है, तो मैं अभी आपको एंगल के बारे में, कोण के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो पहले हम इनके नाम रख देते हैं। जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये पी हो गया, ये एन हो गया, सॉरी एम हो गया, एम इसको मान लेते, ये एन बिंदु हो गया। ठीक है, तो एम एन क्या है, एम एन क्या है, अभिलंब है। ठीक है, और जो किरण ए पी है ये क्या है, आपतित किरण है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आई क्या है, आपतन कोण। क्या है, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण। और ये जो कोण अभिलंब का परावर्तित किरण के साथ बनेगा इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। आर क्या है, परावर्तन कोण। तो आर हम लिख रहे हैं यहाँ पे परावर्तन कोण।
परावर्तन कोण। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपतित किरण के बारे में पढ़ा, परावर्तित किरण के बारे में पढ़ा, ठीक है, और अभिलंब के बारे में पढ़ा, और आई जो कि आपतन कोण है और आर जो कि परावर्तन कोण है, इन सभी के बारे में हमने बताया। ये जो चीज़ है जिसके ऊपर किरणें गिर रही हैं और एक रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ये क्या है, ये क्या है, ये दर्पण है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हो गई बच्चों, कि एक दर्पण का होना ज़रूरी है। ठीक है, वैसे ग्लास जो एक जैसे विंडो पैन है, जैसे खिड़की का जो ग्लास होता है, जो शीशा होता है, उसमें से भी ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट भी होता है। ठीक है, उसमें अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब परावर्तन को समझने के लिए हम एक पॉलिश्ड सरफेस या पॉलिश की हुई सतह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैंने जो बातें आपको बताई हैं उनमें जो पहला नियम यहाँ बताया हुआ है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये जो कोण आई होगा ये किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। क्या होगा, कोण आई जो है किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ठीक है, तो कोण आई जो है ये आर के बराबर होगा, डायग्राम में आपको समझाया। ठीक है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपतित किरण होगी और जो अभिलंब होगा, ठीक है, और जो परावर्तित किरण होगी, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 अभिलंब 2 और परावर्तित किरण 3, ये तीनों ही इनका जो सतह होगी वो सतह क्या होगी, अब मोबाइल का जो ये आपकी बुक की जो सतह है इसमें ही लाई कर रहे हैं, इसमें ही सटे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपतित किरण इस पेज के ऊपर रेंगती हुई आ रही है तो जो परावर्तित किरण है वो भी पेज के ऊपर रेंगती हुई ही चली जाएगी। ठीक है, और अभिलंब भी हमारा पेज के ऊपर ही रेंगता हुआ डाला जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात है। ठीक है, यानी ये तीनों चीज़ें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों इसी पेज के ऊपर लिखे जाएंगे, ड्रा किए जाएंगे, इनको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर ही इनको हम लिख सकते हैं तीनों को। तो इनका सभी का जो पेज हो गया, जिस सतह के ऊपर ये रह रहे हैं वो सतह क्या हो गई, इनकी कॉमन हो गई, एक ही तल हो गया इनका, एक ही तल में ये तीनों ड्रा किए हैं, हमने लिखे हैं तीनों। ठीक है, तो दूसरा नियम ये बात बताता है। ठीक है, परावर्तन के ये नियम गोलीय दर्पणों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के से परिचित हैं। आपने देखा होगा जब आप बालों में कंघी करते हैं या कोई चीज़ आपके माथे पे या मुंह पे लग जाती है, जिससे आप इरिटेट होते हो, परेशान हो जाते हो, तो आप तुरंत देखते हो शीशे के अंदर कि मुंह पे या माथे पे क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, अपना दर्पण जो आपने लगा रखा है उसके अंदर आप अपना एक प्रतिबिंब देखते हो, आप अपनी तस्वीर उसके अंदर देखते हो। वो प्रतिबिंब जो होता है वो इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो इस तरह के जो समतल दर्पण हैं उनसे आप भली भांति परिचित होंगे, आपने देखे हैं। ठीक है, और प्रयोग भी आप घरों में कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे दर्पणों में जो प्रतिबिंब बनता है उसका साइज जो है बराबर होता है। आप अपनी तस्वीर को दर्पण में जितना देखते हो, ठीक है, तो आपको अपना जो पूरा जो हिस्सा है शरीर का वो दिखाई देता है, उसमें से छोटा बड़ा कुछ कटा हुआ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब आपकी पूरी पिक्चर जो उसके अंदर आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो होगा वो आपके साइज का ही आपको दिखाई देगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और आपको यूँ लगता है कि जो आपका प्रतिबिंब है वो शीशे के अंदर बना हुआ है, यानी पीछे की तरफ बना हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने खूब ऑब्जर्व की हैं। ठीक है, जितनी दूरी पर प्रतिबिंब के सामने बिंब रखा होता है उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आइए देखें। ठीक है, तो ये जो इस पैराग्राफ में बताया गया समतल दर्पण के बारे में, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसने बताया है कि जो समतल दर्पण होता है,
समतल दर्पण, ये हमारा समतल दर्पण है MN, ठीक है। MN क्या है? समतल दर्पण है। कोई भी चीज़ इसके सामने अगर खड़ी हुई है, जैसे मान लिया ये चीज़ AB है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण के अंदर, MN के अंदर, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ये जो बिंदु है N बिंदु, जहाँ पर ये नीचे सतह पे काट रहा हमने मिला रखा है, दर्पण आपका ये है जो ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ। ये दर्पण नहीं है, ये तो सतह है जिसके ऊपर मिरर हमने दर्पण रखा हुआ है। तो ये हमारी क्या है? आपतित किरण है, ठीक है। और ये भी हमारी आपतित किरण है। तो ये किरण, अब देखो यहाँ जो कोण बन रहा है आपतन कोण, वो कितना है? कितना है शाबाश बताओ? आई कितना बन रहा है यहाँ पे? अभिलंब के साथ बनता है ना कोण। तो अब अभिलंब के साथ ये किरण जो है बिल्कुल इसके 90 डिग्री के अंश पे जा रही है, तो आई कितना हो गया? 0, ठीक है। तो एक नियम हमने पढ़ा था कि आई जो है वो आर के बराबर होगा, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। तो इसका मतलब आई अगर 0 तो आर भी 0 होगा। आर 0 कब होगा? जब ये किरण जो है अपने इसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो जब कभी कोई किरण किसी दर्पण के ऊपर लंबवत गिरती है तो परावर्तन कोण और जो आपतन कोण हैं वो बराबर होते हैं, ये तो नियम है। और दोनों ही 0 होंगे, दोनों क्या होंगे? 0 होंगे, शून्य होंगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये किरण, दूसरी किरण जो है ये तिरछी गिर रही है इसके ऊपर यहाँ पे। तो जहाँ पर ये मिरर नीचे रखा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। ये जो सीधी लाइन हम नीचे ड्रा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये लाइन क्या है? इस लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोल सकते हैं। मिरर नीचे तक हो सकता है, ठीक है। इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर जहाँ ये दर्पण काटेगा, जहाँ रखा होगा, इसको ये टच करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पोल, ध्रुव। क्या बोलते हैं उसको? ध्रुव बोलते हैं। तो ये किरण जो है ये ध्रुव के ऊपर गिर रही है। अब ये कोण जो है यहाँ पर बनेगा आपतन कोण, ये लंब हो जाएगा ना इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपतन कोण होगा इस किरण के लिए। और परावर्तन कोण भी इतना ही होगा जितना ये है। तो परावर्तन कोण जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, ये परावर्तित किरण होगी, ये कोण होगा परावर्तन कोण आर, ठीक है। अब देखो आई और आर जो हैं उनके दोनों के बीच में आता है क्या? अभिलंब आता है, ये अभिलंब होगा, ठीक है। ये आपको जब आई और आर की पहचान करनी होती है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आई और आर के बीच में ही क्या होता है? अभिलंब आता है। ये एक तरफ यूँ नहीं होगा कि जैसे ये आई हो गया, ठीक है, तो आर भी इधर ही हो जाएगा, ये आर नहीं होगा, ठीक है। तो आई और आर जो है अभिलंब के दोनों तरफ होंगे, एक तरफ आई होगा और दूसरी तरफ क्या होगा? आर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको काम आएगी आगे, ठीक है। तो ये जो कोण होगा ये क्या होगा? आर होगा, ठीक है। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण आर होगा, ठीक है। तो ये जो किरणें हैं, ये जो किरणें हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये वास्तव में कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये वास्तव में कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम इनको मिलाना चाहें, ये किरणें जो हम देख रहे हैं इनको, ये किरण आप जो परावर्तित किरण है और ये वाली जो परावर्तित किरण है ये कभी नहीं मिलेंगी। हम इनको पीछे अगर बढ़ाएं तो हमें लगेगा कि ये कहीं पीछे मिल रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ मिलेंगी या मिलती हुई नजर आएंगी। तो ये जो होगा A-B दर्पण के पीछे, ठीक है, ये क्या होगा? इस AB जो बिंब है, जो वस्तु है, उसका प्रतिबिंब ये होगा, ठीक है, A-B जो कि दर्पण के पीछे बनेगा। और कितनी दूरी पे बनेगा? जैसे अगर AB जो है ये 1 मीटर की दूरी पे है तो A-B जो प्रतिबिंब होगा ये भी 1 मीटर की दूरी पे होगा दर्पण से, ठीक है। और जितनी इसकी हाइट है, जितना इसका साइज है, उतना ही साइज क्या होगा? इस प्रतिबिंब का होगा, A-B का होगा। यानी हाइट ऑफ AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ A-B, ठीक है। दोनों की ऊंचाई, दोनों का साइज जो होगा वो बराबर होगा, ठीक है। और ये प्रतिबिंब जो पीछे बनेगा
इसका लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में दिखाई देगा और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में दिखाई देगा, जो कि इस पैराग्राफ के लास्ट लाइन में दिया गया है, लास्ट से पहले वाली लाइन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था जो प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा बनता है उसके बारे में। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं उनका हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। जैसे हम किसी गाड़ी का जो रियर व्यू मिरर होता है, जो पश्च पृष्ठ जो मिरर होता है, दर्पण होता है, जैसे व्हीकल्स में लगा होता है, मोटरसाइकिल में जो चौपहिया वाहन उनके अंदर भी लगा होता है, जिससे पीछे के व्हीकल में दिखाई देते हैं। तो वो मिरर जो होता है, वो दर्पण जो होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। जैसे चम्मच का ऐसा हिस्सा जिसमें हम कुछ डालते हैं, तो उसका विपरीत वाला हिस्सा जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये जो चमकीला हिस्सा है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गाड़ियों का जो दर्पण होता है, जिसमें पीछे की चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो चलो हम क्रियाकलाप करते हैं। एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, इसके विपरीत पृष्ठ में अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। आपने कभी अगर ये काम किया है, ये एक्टिविटी आपने कभी की है घर पे, तो आपने फिर ये एक्टिविटी करनी है कि चम्मच के दो हिस्से होते हैं। एक तो धसा हुआ हिस्सा होता है जिसमें हम कुछ मटेरियल डाल के खाते हैं, और एक इससे विपरीत होता है जिसमें हम कुछ डाल नहीं पाते, यानी उस पर टिकता नहीं। ठीक है, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसका नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो दोनों हिस्सों में आप अपना चेहरा जो है देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं, यह छोटा है या बड़ा है? चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाइए, प्रतिबिंब को देखते रहिए, ये कैसे परिवर्तित होता है। चम्मच को उल्टा कीजिए, पलटिए तथा दूसरे पृष्ठ से क्रियाकलाप को दोहराइए। अब प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? तो दोनों ही पृष्ठों से आपने क्या करना है, ये एक्टिविटी करनी है ये। ठीक है, आप अपना चेहरा जो है एक बार तो धसे हुए हिस्से के सामने रखेंगे, तो चम्मच को नज़दीक लेके आएंगे और दूर ले जाएंगे। इस दौरान आपने क्या करना है, आप जो चम्मच के पृष्ठ पे जो आपको अपना चेहरा दिखाई दे रहा है उसको आप ध्यान से देखोगे। ऐसा ही आपने क्या करना है, चम्मच के उभरे हुए हिस्से से यही क्रियाकलाप दोहराना है, और फिर आपने अपने चेहरे के जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके साइज को, उसकी आकृति को, उसके आकार को बड़े ध्यान से देखने हैं। ठीक है, दोनों पृष्ठों पर प्रतिबिंब के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। तो दोनों पृष्ठों से जो आप अपना प्रतिबिंब देख पा रहे हो, अपने चेहरे को देख पा रहे हो, उनकी आपने क्या करनी है, तुलना करनी, कंपैरिजन करना है। ठीक है, चमकदार चम्मच का वक्रीय पृष्ठ, वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण जो हैं बहुत ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब हम गोलीय दर्पणों के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं? जिनका प्रकाश को परावर्तित करने वाला हिस्सा गोल होता है, वक्र होता है, ऐसे दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में जब परावर्तन होता है तो वो सारे नियम, परावर्तन के जो हमने 2 नियम पढ़े, वो सारे कोण वगैरह, ठीक है, तो सारे नियम यहाँ पर भी लागू होंगे। जैसे कि उस पैराग्राफ में बताया गया था कि नियम जो हैं ये सार्वत्रिक नियम हैं, सभी प्रकार के दर्पणों पे ये लगते हैं। ठीक है, अप्लाई होते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है, वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखो, अवतल और उत्तल के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे मान लिया एक ऐसा गोला है आपके पास जिसके अंदर वाले हिस्से पे क्या कर रखी है, पॉलिश कर रखी है। ठीक है, अंदर वाले हिस्से पे क्या कर रखी है, पॉलिश कर रखी है। तो अगर हम इस गोले को यहाँ से काट दें, कहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें जैसे, ठीक है, तब आप देखो कि ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा,
ए बी, ये छोटा हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, ये हिस्सा इसके बाहर वाले सरफेस पे, इसके बाहर वाली सतह पे अगर लाइट गिरती है, ठीक है, तो परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। इसके अंदर वाले हिस्से पे क्या की हुई है? पॉलिश की हुई है। ऐसा ही दर्पण जिसके धसे हुए हिस्से पे, पॉलिश की होती है और उभरा हुआ हिस्सा जो है प्रकाश को परावर्तित करता है, तो वो किसी गोले का एक भाग माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? कि भाग, ठीक है। तो जो केंद्र इस गोले का केंद्र होगा, इस गोले का केंद्र जो होगा, उसी केंद्र को हम इस गोलीय दर्पण का केंद्र मान सकते हैं। तो ये जो दर्पण है, ये कैसा दर्पण होगा? ये दर्पण जो है उत्तल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की पहचान क्या है बच्चों? उत्तल दर्पण की पहचान यही है कि इसका प्रकाश को परावर्तित करने वाला हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ था, उभरा हुआ होता है, ठीक है, उभरा हुआ होगा। और जो पॉलिश किया हुआ हिस्सा होगा वो धसा हुआ होगा, अंदर की तरफ धसा हुआ होगा, बल्ज्ड होगा, सॉरी डिप्रेस्ड होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम अवतल दर्पण की अगर बात करें तो हम इसका एक उल्टा केस लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक गोला और है, इस गोले के बाहर वाले हिस्से पे पॉलिश कर रखी है अब की बार, ठीक है, और अंदर वाला हिस्सा जो है उसके ऊपर एक चमकीली सतह है जिससे परावर्तन हो सकता है, ठीक है, परावर्तन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसका एक टुकड़ा काट लेंगे यहाँ से, ठीक है। इस टुकड़े को मैं नाम दे देता हूँ PQ। क्या नाम दूँ इसको? PQ। आप भी अपनी मर्जी से कोई नाम दे सकते हैं इसको, PQ। ये जो टुकड़ा आपको नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये जो दर्पण होगा जिसके उभरे हुए हिस्से पे पॉलिश होगी। कौन से हिस्से पॉलिश है? इसके उभरे हुए हिस्से पे पॉलिश है। और इसके अंदर वाला हिस्सा जो है वो प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। प्रकाश की कोई किरण गिरेगी तो वापस वो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, वापस मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होगा इसका, ये परावर्तन का हिस्सा है, जो परावर्तित जो सतह है इसकी, और ये इसकी पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश की हुई सतह बाहर वाली जो उभरी हुई है, ठीक है। तो इस तरह का दर्पण जो होता है जिसका परावर्तन वाला तल धसा हुआ होता है और पॉलिश किया हुआ जो हिस्सा है वो उभरा हुआ होता है, ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। आई होप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। फिर भी कोई परेशानी आपको आई है यहाँ तक तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके दोबारा पूछने का प्रयास कर सकते हैं, कह सकते हैं, हम आपको ज़रूर समझाएंगे, ठीक है। आपको 10 बार 20 बार जितनी बार समझना है समझाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ छुपानी नहीं है कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बताना ज़रूर है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में हमने डायग्राम के माध्यम से समझा, ठीक है। इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण चित्र 10.1 में किया गया है। इन चित्रों में नोट कीजिए कि दर्पणों का पृष्ठभाग छायांकित है। जो पृष्ठभाग होता है वो क्या होता है? क्या है? इनमें छायांकित है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिखाया हुआ है इधर, ठीक है, ये दिखाया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा होता है। तो चम्मच का जो हिस्सा है ना, जिसमें हम कुछ मटेरियल डाल के खाते हैं, खीर डाल के खाते हैं, भाई खीर बड़ी स्वादिष्ट होती है, हलवा डाल के खाते हैं, हलवा भी बहुत अच्छा लगता है आपको, ठीक है, मुझे पता है। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जिसमें आप कुछ डाल के खाते हो, ये कैसा दिखाई देता है? ये बिल्कुल अवतल दर्पण की तरह दिखाई देता है। और ये जो हिस्सा है जिसमें आप कुछ डाल के नहीं खा सकते, बड़े दुख की बात है कि आप दोनों हिस्से में डाल के नहीं खा सकते, एक हिस्से में ही आप डाल के खा सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा होगा बाहर की तरफ है, ये हिस्सा जो है बिल्कुल उत्तल दर्पण की तरह दिखाई देता है आपको, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि चम्मच जो है बड़े काम की चीज़ है। इसमें तो विज्ञान के एक लेसन की दो चीज़ें समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसलिए चम्मच जो आपको अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए।
गोलीय दर्पणों के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आइए हम कुछ शब्दों अथवा पदों टर्म्स को जानें, उनका अर्थ समझें। ये गोलीय दर्पणों के बारे में चर्चा करते समय सामान्यतः प्रयोग में आते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर ध्रुव के बारे में बताई गई है, तो हम ध्रुव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे मान लिया ये चित्र दिया हुआ 10.1 ए और बी, इसमें अगर आप इन दोनों दर्पणों के दो बराबर भागों में बांटती हुई कोई क्षितिज के साथ कोई रेखा खींचते हो, बिल्कुल सीधी रेखा जो इसको बराबर भागों में बांटेगी, तो ये जो रेखा होगी इसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। और दोनों दर्पणों में ये मुख्य अक्ष होगा ये, ठीक है। तो ये जहाँ पर ये रेखा काटेगी, ये मुख्य अक्ष काटेगा दर्पण को दो बराबर भागों में बांटते टाइम, तो जहाँ पर ये जिस बिंदु पे ये काटेगा किसी भी दर्पण को, दोनों दर्पणों को, जैसे ये मैंने P1 मान लिया, ये P2 मान लिया, तो ये P1 P2 जो होंगे, जैसे ये दर्पण जो है ये कौन सा दर्पण है? ये हमारा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में P1 क्या होगा? ध्रुव होगा, ठीक है। और ये क्या है? ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में P2 क्या होगा? ये बिंदु क्या होगा? ये क्या होगा? ध्रुव होगा, ठीक है। तो किसी दर्पण में जब कोई मुख्य अक्ष दर्पण को दो बराबर हिस्सों में, ऊपर और नीचे के दो बराबर हिस्सों में काटता है, तो काटे गए बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब देखो, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कौन सा है जिससे परावर्तन होता है? इस दर्पण का ये पृष्ठ जो होगा ये परावर्तक पृष्ठ होगा, और इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा? ये बार वाला होगा, ठीक है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये गोला बन जाएगा, ये पूरा एक गोला बनेगा, ठीक है। इसी तरह ये गोला बनेगा। तो जिस गोले का केंद्र, हम जिस गोले को मान रहे हैं उसका केंद्र जो है इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। क्या होगा? इसका वक्रता केंद्र। तो ये क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा, जिसको हम C से नोट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये दर्पण जो है इस गोले का एक भाग होगा, ठीक है। तो इस गोले का जो केंद्र होगा जिससे ये दर्पण काटा गया है, इस केंद्र को हम इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र मानेंगे, C मानेंगे, ठीक है। तो ये ध्रुव जो हमने P2 लिया है, P2 से जो C तक की जो दूरी है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। और इधर भी ऐसा ही लिख सकते हैं हम, ये भी वक्रता त्रिज्या होगी P1 से C तक, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यह अक्सर C से निरूपित किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है। जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण में कहीं नहीं आता, वो मुख्य अक्ष के ऊपर आता है। कहाँ आता है? मुख्य अक्ष के ऊपर, यहाँ आएगा, जैसे यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये मैंने C1 मान लिया, जैसे ये मैंने C2 मान लिया, तो ये दर्पण के ऊपर नहीं आएगा कहीं, ठीक है। ये एक खाली जगह में आएगा, ठीक है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। अवतल दर्पण जो ये दिखाया गया है, इसका जो वक्रता केंद्र ये इसको सामने आ गया, बिल्कुल इसके सामने, ठीक है। और उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण के पीछे चला गया। दर्पण के पीछे का मतलब ये है कि ये परावर्तन सरफेस है, इसका परावर्तन वाली सतह है, ठीक है। तो इसके पीछे यहाँ आ गया ये, ठीक है। चित्र 2A, यह तथ्य चित्र 10.2A तथा 10.2B में दिखाया गया है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। इसे अक्सर R से निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिए कि PC दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष, जैसे मैंने पहले बताया आपको, याद कीजिए कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव अभिलंब है। आइए दर्पण के संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द को हम क्रियाकलाप द्वारा समझे, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो बात बताई है उसको मैं दोहरा देता हूँ एक बार। ये जो
ये जो सी से और ध्रुव से यानी वक्रता के अंदर और ध्रुव से होकर ये जो सीधी लाइन जा रही है, ये दर्पण के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। यानी एक अभिलंब का काम करेगा ये मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो P से C तक की दूरी है, ये मैंने पहले बताई वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ पर भी ये वक्रता त्रिज्या, इधर C होगा, ठीक है, इधर ये P होगा, तो ये भी R होगा। तो ये हमेशा सीधा जाता है और C से और P से होके जाएगा। ये वक्रता जो मुख्य अक्ष होगा वो P से और C से होके जाएगा, ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होके जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा ये स्टूडेंट्स आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक से करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर चैनल पर नए हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी हम एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे जो इसके बचे हुए लेसन को हम एक्सप्लेन करेंगे उस वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक आप इस लेसन को पढ़ें और इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न इसको आप इसमें बनते हैं वो आप कॉपी में नोट करेंगे, इस लेसन को रिवाइज करेंगे। थैंक यू।